एवरीवन, गुप्त काल हम पढ़ रहे हैं और गुप्त काल में हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में। वो समुद्रगुप्त के बारे में जो भी मोटी मोटी जानकारी हमने पूरी ले ली थी कि मतलब कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की उसने, किस तरीके से उसका विजय अभियान चला, ये सब देख लिया था। और उसके बारे में अन्य जानकारी भी हमने पढ़ ली थी कि कहाँ से कौन सी उसके समय के सिक्के मिले हैं, किसमें क्या लिखा हुआ है या उसे कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम पे देख ली थी। अब आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि समुद्रगुप्त का चरित्र कैसा था, उसके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं, वह हम देखेंगे। ये एक तरीके से आपका एक क्वेश्चन ही है, आप चाहें तो एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि समुद्रगुप्त के चरित्र की विशेषताएं लिखिए या फिर समुद्रगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन अपने शब्दों में कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आप लिखिए और उसका आंसर अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे। और इसमें आपके जहां तक है हर एक हेडिंग में आपका 3 नंबर का प्रश्न भी तैयार हो सकता है। जैसा कि मैं आपको हमेशा पहले ही बता देती हूँ कि इसमें से जरूरी नहीं है कि आपका ओवरऑल ही प्रश्न पूछा जाए, इसमें ये भी हो सकता है इसका कोई छोटा सा पोर्शन आपका प्रश्न के रूप में आ जाए, ठीक है। इसकी समझना ज्यादा जरूरी है रखने से ज्यादा। याद हमेशा सिर्फ कुछ चीजें करनी होती है, मैं आपको हर एक उसमें बताती हूँ, जब भी मैं कोई टॉपिक बताती हूँ कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो कॉमन हो जाती हैं, चाहे हम उसमें अशोक पढ़ लें, चाहे हम चंद्रगुप्त पढ़ लें। अगर हम उसका चरित्र पढ़ रहे हैं तो सपोज कीजिए अगर हम समुद्रगुप्त ही पढ़ रहे हैं तो लास्ट टाइम पर मैंने आपको उसका विजय अभियान बताया था, तो उससे क्या पता चल गया था कि यह वीर होगा, तो ये भी एक इसकी विशेषता हो गई, ठीक है, कि महान योद्धा था। प्लस फिर क्या, इसका जो शासन का जो तरीका था, इसकी राज्य में प्रजा आदि सब लोग खुश थे, तो एक कुशल शासक भी रहा होगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद इसने हमने ये देखा था कि श्रीलंका के राजा ने अपना दूत भेजा था कि गया में बौद्ध विहार बनवाना है बौद्ध भिक्षुओं के लिए, और इसने उनको परमिशन दे दी थी। तो क्या समझ में आ रहा है कि धार्मिक सहिष्णुता समझ में आ रही है, हर धर्म के लिए उदार रहा होगा। फिर एक चीज हमने क्या पढ़ी थी लास्ट टाइम पे कि अश्वमेध यज्ञ इसने करवाया था, तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि हिंदू धर्म को मानता था ये, है ना। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाते थे राजा, हिंदू धर्म में ऐसा रहता था कि मतलब अश्वमेध यज्ञ के द्वारा वहां अपनी पराक्रम तथा विजय का जो है एक तरीके से उल्लेख, जिससे दूर दूर तक इनकी विजय पताका पहुंचे, इसलिए ये लोग अश्वमेध यज्ञ करवाया करते थे। लेकिन हिंदू धर्म के राजा ही करवाया करते थे, तो इससे क्या पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त हिंदू धर्म को मानता होगा। तो ये आपको विशेषताएं पता चली। इसके बाद फिर और क्या विशेषता पता चली, यदि आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, एक सिक्के पर समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा है। उससे क्या पता चला कि संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त, है ना, संगीत का ज्ञाता था, ये भी एक इसकी विशेषता पता चली। अब मतलब अगर आप ओवरऑल सोचे, अभी तक आपने प्रश्न नहीं पढ़ा है, मतलब प्रश्न पढ़ लिया है, अभी तक आपने इसका आंसर नहीं देखा है, ये टॉपिक हम अभी स्टार्ट करे भी नहीं है, लेकिन आपको इसका आंसर पता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कई बार हमको उस समय याद नहीं आ पाता, तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि बिल्कुल आंसर के फॉर्म में दिमाग में बिठा लिया, इसीलिए मैं प्रश्न उत्तर के फॉर्म में हर क्वेश्चन नहीं लिख पाती। लेकिन हाँ, आपको बता देती हूँ कि इसमें प्रश्न इस तरीके का बन सकता है। तो अगर आपको उस टाइम याद नहीं भी आ रहा है तो आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि आपको इस व्यक्ति के बारे में क्या क्या पता है, इस शासक के बारे में क्या क्या पता है। अशोक आ जाए, अशोक के बारे में आपको क्या क्या याद आ रहा है, वही सब उसकी विशेषताओं को आप जमा कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो ये हो गई कि जो हमने पहले से डिस्कस करी। अब आप देखेंगे कि जो जो चीजें हमने डिस्कस की है वही सब हमको यहाँ पर दिखाई देने वाली है अभी। हाँ, बस थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लिख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक समझाऊंगी, है ना, जिससे कम से कम अभी तो ये जो मैंने आपको आंसर बताया था ये था, मतलब यदि आपने ये चीज नहीं पढ़ी, आपको उस समय याद नहीं आया, तो आप लिख सकते हो किसी भी शासक के बारे में, सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में नहीं, है ना। क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रीलिम्स में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कोई भी राजा, तो उसके बारे में हमको बहुत चीजें पता चल जाती है, ठीक है।
लेकिन मेंस में हम उसकी उस चीज पर ही उसके विशेषताएं आदि नहीं देख पाते, या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसमें था या इसमें। उस समय आपके जो प्रीलिम्स में आपने जो पढ़ा होता है उसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि लास्ट जो वीडियो था वो मैंने प्रीलिम्स के लिए डाला था, मतलब उसमें प्रीलिम्स के सारे फैक्ट्स कवर हो गए थे, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि मेंस का आंसर भी कहां से निकल के आया, प्रीलिम्स के ही चैप्टर से आ गया। मतलब प्रीलिम्स में जितना मटेरियल हमने पढ़ा था उसी में से आपका मेंस का आंसर भी आ गया, है ना। तो मतलब कोई और राजा के बारे में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने मेंस में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है उसका और प्रीलिम्स में उसके बारे में पढ़ा है, तो आप इतनी चीजें तो लिख ही सकते हैं। कोई भी शासक है, यदि हम उसके बारे में इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, यदि उसका साम्राज्य विस्तार बहुत ज्यादा रहा है, तो डेफिनेटली वह एक वीर योद्धा होगा, है ना। तो उसके बारे में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि आप उसके बारे में जो छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं उससे आप उसकी विशेषताएं निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या क्या किन किन हेडिंग्स पर हम समुद्रगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन करेंगे। देखिए, बहुमुखी प्रतिभा का धनी था समुद्रगुप्त, ठीक है। पहला अपन देखेंगे गुण संपन्न व्यक्ति, ठीक है ये। दूसरा वीर योद्धा और महान विजेता, जैसा कि उसकी मतलब विजय जो थी, उसने 5 चरणों में अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, तो वीर योद्धा और महान विजेता। यहाँ पर मैंने मेन चीजें लिख दी हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और मैं बोल के आपको ज्यादा समझाऊंगी। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ही लिखे हैं, वीर योद्धा और महान विजेता, फिर योग्य शासक जो मैंने अभी आपको बताया, कुशल राजनीतिज्ञ, ठीक है। इसके बाद साहित्य और कला का संरक्षक, धर्म सहिष्णु, दान प्रिय। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर हम समुद्रगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ गया गुण संपन्न व्यक्ति। सिर्फ ऐसा नहीं था कि वह वीर योद्धा था तो मतलब युद्ध नीति आदि में ही मतलब उसको कुशलता थी, वह एक तरीके से सर्वगुण संपन्न था। बहुमुखी प्रतिभा का धनी था समुद्रगुप्त, वह वीर भी था, पराक्रमी भी था, उदार भी था, दानी भी था, दान भी किया करता था, गरीबों अनाथों आदि की सहायता भी किया करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, मतलब वह असहाय लोगों की सहायता भी किया करता था, ठीक है। वीर, साहसी, उदार, दयालु और दानशील व्यक्ति था कौन, समुद्रगुप्त। किससे जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के जीवन की या उसके चरित्र की, हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति से। हरिशेन कौन था, उसका राजदरबारी कवि था और एक उच्च पदाधिकारी भी था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तो समुद्रगुप्त के बारे में हमने क्या जान लिया कि वह वीर, साहसी, उदार, दयालु और दानशील व्यक्ति था, ठीक है। इसके बाद उसका हृदय बहुत नम्र था, वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहा करता था। ऐसा नहीं है कि मैं तो राजा हूं, मुझे और किसी से क्या लेना देना, प्रजा में जो भी चल रहा है चलने दो, नहीं। वह अपनी प्रजा को भी अपनी संतान के समान समझता था और उनकी सुख सुविधाओं की, उनके नैतिक मूल्यों का सम्मान करता था, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, उसका जो दरबारी कवि था हरिशेन, उसने अपने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, समुद्रगुप्त मनुष्यों में तो देवता के समान था। मतलब ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, पर चूंकि अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ जाता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे इसको इन्वर्टेड कॉमा में, तो उससे थोड़ा सा अलग इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पर लिखी, ठीक है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति में। अच्छा, जब मैंने यहाँ हरिशेन लिखा है तो ऑब्वियसली उसका मतलब यही है कि प्रयाग प्रशस्ति में वहां लिखा हुआ है, ठीक है, कि समुद्रगुप्त मनुष्यों में देवता के समान, धन में कुबेर के समान। मतलब कोई भी गुण है उसमें सर्वोच्च कौन है अभी तक संसार में, जिसको भी मानते हैं हिंदू धर्म में, उनसे ही उसकी तुलना की है उसने समुद्रगुप्त की। मनुष्यों में तो देवता के समान कर दिया, मतलब सर्वश्रेष्ठ, धन में
हिंदू धर्म में मानते हैं कुबेर धन के देवता होते हैं, ठीक है। तो धन में क्या, कुबेर के समान, शक्ति में इंद्र के समान पराक्रमी, है ना, इंद्र के समान पराक्रमी बता दिया। उसके बाद विद्वता में बृहस्पति के समान था, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, तो विद्वान मतलब इतना था बृहस्पति के समान। भले पुरुषों के लिए तो वह आशा था, है ना, उनकी आशा की किरण, और असाधुओं का विनाशक था, ठीक है। तो मतलब ये सारी तुलनाएं की है हरिसेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में। तो इससे समझ में आता है कि वह कितना गुण संपन्न व्यक्तित्व तो रहा होगा समुद्रगुप्त का, ठीक है। अगला पॉइंट हम देख लें, वीर योद्धा और महान विजेता। ये तो हमने जो लास्ट टर्म पे उसकी विजय अभियान ही देखे थे कि उसका जो साम्राज्य था उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, लगभग पूरे भारत पर ही फैला हुआ था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार इतना ज्यादा कर दिया था, तो डेफिनेटली वह वीर योद्धा होगा, महान विजेता होगा, युद्ध करता था और विजय प्राप्त करता था। वह एक कुशल सेना नायक था, सेनापति था वह कुशल, अपनी सेना का नेतृत्व तो बहुत अच्छी प्रकार से करता था युद्ध के समय, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। याद रखना है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, मैंने लास्ट टर्म पर भी बताया था आपको, ठीक है। क्या कहा जाता था समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन। वह एक कुशल सेना नायक और महान विजेता था, ठीक है। इसीलिए इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है कि उस समय के जो सिक्के मिले हैं समुद्रगुप्त के समय के, तो उसमें पराक्रमांक समुद्रगुप्त के लिए, व्याघ्र पराक्रम और अप्रतिरथ, ये उपाधियां उसको दी गई हैं, ठीक है। क्या क्या दी गई है, उस समय जो सिक्के मिले हैं तो उन पर अंकित है समुद्रगुप्त के लिए पराक्रमांक। पराक्रमांक का अर्थ होता है पराक्रम जिसकी पहचान है, मतलब समुद्रगुप्त की पहचान क्या है, पराक्रम, पराक्रम से जानते हैं समुद्रगुप्त को लोग। तो पराक्रमांक का क्या अर्थ हुआ, पराक्रम है पहचान जिसकी। इसके बाद व्याघ्र पराक्रम, मतलब व्याघ्र के समान पराक्रमी, है ना, किसके समान, व्याघ्र के समान पराक्रमी। फिर अगली क्या है, अप्रतिरथ। अप्रतिरथ का अर्थ होता है जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, ठीक है। तो ये नाम है, ये नाम याद रखने हैं, प्रीलिम्स में आ सकता है। समुद्रगुप्त के लिए किस नाम का उल्लेख नहीं हुआ, तो इन तीन का तो हुआ है, इसके अलावा कोई आए जिसका ना हुआ हो तो उस पर आपको टिक करना है। तो क्या क्या कहा गया उस समय के सिक्कों पर, पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रम और अप्रतिरथ, ठीक है। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, मतलब प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने सैकड़ों युद्ध लड़े थे और उसने हर युद्ध में विजय प्राप्त की थी, और उसका जो शरीर था वह बहुत आकर्षक था और वह घावों से भरा हुआ था। मतलब आप अगर पुराना सीरियल आदि देखते हो तो उसमें भी आता है, मतलब जो भी पराक्रमी रहता है उसकी तो पहचान ही उसके शरीर के घाव रहते हैं जो उसको युद्ध में मिले होते हैं। तो ऐसा प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त का आकर्षक शरीर बहुत सारे घावों से भरा हुआ था, उसने सैकड़ों युद्ध किए थे और उनमें विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो वीर योद्धा था और महान विजेता था, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगला आ गया योग्य शासक। सिर्फ ये नहीं कि बस विजय प्राप्त कर ली तो हो गया, शासन करना अलग बात है ना, अपनी प्रजा को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। कुशल शासक तो उसी को कहेंगे ना जिसके राज्य में प्रजा सुखी हो, है ना, प्रजा को कोई भी कष्ट ना हो, चोरी चकारी ना हो, लूटपाट ना हो, ऐसे ही शासक को कहेंगे एक कुशल शासक। तो समुद्रगुप्त जो था वह एक योग्य शासक था, ठीक है। और शासक एक योग्य शासक प्रबंधक था, ये कह सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है। अब समुद्रगुप्त ने बहुत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, हमने ये देख लिया था लास्ट टर्म में भी, बहुत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि साम्राज्य इतना विशाल हो गया है तो उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा पूरे साम्राज्य पर। उसके
साम्राज्य में अराजकता नाम मात्र के लिए भी नहीं थी। शांतिपूर्ण उसका शासन था, मतलब उसका जितना भी साम्राज्य था सब जगह शांति थी, कहीं भी अराजकता नहीं थी। यह क्या संकेत देते हैं कि समुद्रगुप्त एक कुशल शासक रहा होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हमने देखा था कि इसके बाद समुद्रगुप्त को प्रजावत्सल भी कहा जाता है। प्रजावत्सल शासक, प्रजावत्सल शासक का अर्थ होता है प्रजा को अपनी संतान के समान समझने वाला, अपनी संतान के समान प्रजा को प्रेम करने वाला। ठीक है, तो ये क्या था? प्रजावत्सल शासक था। ठीक है, हमेशा अपनी प्रजा की नैतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था और प्रजा को अपनी संतान के समान समझता था। अनावश्यक रक्तपात नहीं करता था, अनावश्यक रक्तपात उसे पसंद नहीं। तो प्रजावत्सल शासक था और पीड़ितों और असहायों के लिए क्या था? वह दया की मूर्ति था। फिर इसके बाद आया अनावश्यक रक्तपात नहीं करता था। अनावश्यक रक्तपात का ये मतलब है कि यदि उसने किसी राजा को पराजित कर दिया है तो वह उनको जान से नहीं मारता था, यदि वह उनकी उसके अधीन बोला जाए उसके अधीनता स्वीकार कर ले। ठीक है, तो अनावश्यक रक्तपात वह नहीं किया करता था। तो ये हो गया, यह एक योग्य शासक था। इसके बाद अगला आया कुशल राजनीतिज्ञ। राजनीति में भी वह बहुत निपुण था, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, विद्युता में बृहस्पति के समान था। ठीक है, तो राजनीति में भी बहुत निपुण था और उसने नई नई नीतियों के द्वारा शासन किया और यही एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार कर दिया और अपने साम्राज्य पर इतनी अच्छी तरीके से शासन किया, वह उसकी कुशल नीतियों का ही परिणाम था। उसने ऐसा नहीं कि जो पुरानी नीतियां चली आ रही हैं उन्हीं के अनुसार शासन करता गया, नहीं, उसने अपनी बुद्धिमत्ता से समय समय पर नई नई नीतियों का प्रयोग किया और उसकी वह नीतियां सफल भी हुई। ठीक है, उसने देश काल के अनुकूल भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया। ठीक है, दक्षिणापथ के राजाओं को जब उसने पराजित किया था तो उनके प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया। कौन सी नीति को अपनाया? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया। ठीक है, उसने क्या किया? इसके अधीन उसके अंतर्गत क्या आता है कि उसने जब दक्षिण के राजाओं को पराजित कर दिया तो उनको जान से नहीं मारा और उनका राज्य अपने राज्य में नहीं मिलाया, उनको उनका राज्य वापस लौटा दिया और उनसे सिर्फ कर लेना ही उसने उचित समझा। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब उसका साम्राज्य तो स्थापित हो गया, फैल गया साम्राज्य दक्षिण तक। ठीक है, लेकिन चूंकि जब राजा पराजित हो गया है तो उससे वह साम्राज्य छीना नहीं उसने कहा मतलब वह राजा खुद वहां शासन करे और समुद्रगुप्त को वह कर दिया करे। ठीक है, यह नीति अपनाई उसने, कौन सी? ग्रहण मोक्षानुग्रह की। ठीक है, उसके बाद उसके जो सीमांत राजा थे उनसे भी उसने अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, है ना। वहां पर भी उसने ये नहीं कि बस अपन ने आधिपत्य स्थापित कर दिया, राजा को या तो अपन ने कारावास में डाल दिया, अपना कोई बिठा दिया वहां पर शासन, इस तरीके से उसने नहीं किया। उसने क्या किया कि जो सीमांत राज्य थे उनके कुल से अधीनता स्वीकार करवाई। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वह एक कुशल राजनीतिज्ञ था। ठीक है, यह उसकी दूरदर्शिता तथा राजनीतिक सूझबूझ का परिचायक था। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया इसलिए उसने क्या किया कि जो उसके सीमांत राज्य थे उनसे भी अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली और उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया। ठीक है, और विदेशी राज्यों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध उसने स्थापित किए। ठीक है, तो ये सब इसकी राजनीति की जो उसने नीतियां जो लगाई थी जिसमें कि वह सफल भी हुआ और इस तरीके से वह मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करने में भी सफल रहा। अब यहाँ पे आपको इस समझ में आ रही होगी बात कि दक्षिणापथ के राजाओं से कर ही लिया, अगर वह कर नहीं देता, बस सोचता कि मैं खुद यहाँ पर शासन करूंगा, तो इतनी दूर तक वह अपना कैसे कंट्रोल बैठा पाता। ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, तो इससे बेटर ये है कि तुम खुद शासन करो, मुझे सिर्फ कर दे दो, नहीं तो फिर वही सेम कंडीशन हो जाएगी जैसा अशोक के बाद हुआ था, है ना। क्या हुआ? अनेक राज्य वहां तक कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो वो सब स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो इसलिए उसने ये वाली नीति अपनाई। इसके बाद आ जाता है साहित्य और कला का संरक्षण।
एक तो क्या था, यह स्वयं ही उच्च कोटि का विद्वान था, ठीक है, और इसे विद्वानों की संगत भी पसंद थी, है ना। स्वयं भी विद्वान था, विद्वानों की संगत पसंद थी। इसके अलावा विद्वानों, कवियों और साहित्यकारों का संरक्षण, इसने अपने राज्य में विद्वानों को, कवियों को और साहित्यकारों को संरक्षण दिया हुआ था, ठीक है। और जो कि ये खुद काव्य में निपुण था, इसलिए इसको कविराज की उपाधि दी गई थी, ठीक है। क्या दी गई थी? कविराज की उपाधि दी गई थी। तो इससे ये पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त सिर्फ युद्ध नीति में ही कुशल नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि वह रण कौशल में ही निपुण था, बल्कि वह शास्त्रों में भी वह निपुण था और शास्त्रों में भी उसकी बुद्धि तीव्र थी, ठीक है। वह बहुत ही सुसंस्कृत व्यक्ति था और उसे विद्वानों की संगति भी प्रिय थी, ठीक है। जैसे कि हमको पता है जो प्रयाग प्रशस्ति जिसने लिखा है हरिशेन, वह भी कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि ही था। तो ऐसे इसने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। इसके बाद इसने एक काम और किया था कि जो समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को भी आश्रय दिया था, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, उनको भी इसने आश्रय दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त जो था वह कला का संरक्षक था। इसके बाद आया धर्म सहिष्णु। जैसा कि मैंने आपको बताया, कौन सा धर्म मानता था समुद्रगुप्त? हिंदू धर्म मानता था, ठीक है। वह ये कहता था कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ही वह शासन करना उचित समझता है और वह उन्हीं शास्त्रों के अनुसार शासन किया करता था, ठीक है। प्राचीन हिंदू धर्म की मर्यादा को स्थापित किया इसने। वह हिंदू शास्त्रों द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलना अपना कर्तव्य समझता था, ठीक है। और वैष्णव धर्म अनुयायी था। कौन सा धर्म मानता था? वैष्णव धर्मानुयायी था, ठीक है। लेकिन भले ही यह हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उदार था। अन्य धर्मों के प्रति भी उसने कट्टर नीति नहीं अपनाई कि सिर्फ हिंदू धर्म ही मानना है, उसने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया, ठीक है। हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक होते हुए भी धार्मिक दृष्टिकोण उदार और व्यापक था। कैसा था? उदार और व्यापक। अन्य धर्मों के प्रति उदार, सभी धर्मों का सम्मान किया करता था। अब ये जो मैं ऊपर बता रही थी वो यहाँ भी है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे वसुबंधु, उनको इसने आश्रय प्रदान किया था। इससे क्या पता चल रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रति भी इसकी नीति कैसी थी? उदार थी, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका के राजा, लंका उसमें लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। लंका के राजा जो मेघवर्ण थे, ये मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था, उन्होंने अपना दूत भेजा था गया में भिक्षुओं के लिए विहार बनवाने के लिए और इसने उनको अनुमति प्रदान की थी, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त कैसा था? धर्म सहिष्णु था, सभी धर्मों का आदर करने वाला था, परंतु खुद किस धर्म को मानता था? हिंदू धर्म को मानता था, ठीक है। इसके बाद अगला आ गया दान प्रिय। दान प्रिय भी था ये, उदार। वह दीन दुखियों, गरीबों, अनाथों, असहायों आदि को उदारता पूर्वक आदि आर्थिक सहायता दिया करता था, ठीक है। जिसको भी जरूरतमंद आदि है उनको क्या दिया करता था? आर्थिक सहायता दिया करता था। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर उसने अनेक गायें तथा सोने के सिक्के भी ब्राह्मणों को दान में दिए। इससे भी पता चल रहा है कि वह कितना दान प्रिय होगा, है ना। अश्वमेध यज्ञ करवाया था इसने समुद्रगुप्त ने। इसका वर्णन भी किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति में है। तो उसमें उसने क्या किया था? अनेक गाय और सोने के सिक्के ब्राह्मणों को दान में दिए थे, ठीक है। तो वह क्या था? एक दानप्रिय व्यक्ति भी था। तो इससे हमको समझ में आ गया समुद्रगुप्त का चरित्र कैसा था। गुण संपन्न था, वीर योद्धा और महान विजेता था, योग्य शासक था, कुशल राजनीतिज्ञ था, साहित्य और कला का संरक्षक था, धर्म सहिष्णु था और दानप्रिय था। ये हो गया है। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।